हाय, वेलकम बैक। ये वॉइस ऑफ प्लांट नहीं है, ये मेरा दूसरा चैनल है। और मैं आपको बता दूं कि गार्डनिंग से रिलेटेड डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सबका टाइप करके आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। छूट जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब काफ़ी लोगों का एक ही सवाल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के उनके आंसर्स में दे दूँ। अब से इस चैनल पे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चंस हैं, गार्डनिंग के हैं या थोड़े बहुत यूट्यूब के हैं या कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मैं इसमें दूंगी। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन, एक मुझे देखो नाम भूल गई हूँ मैं और अभी मैंने लिख के भी नहीं रखा है। और वो क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए एक्चुअली हमें सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली हमें बोलना आना चाहिए। तीसरा, हमें कैमरे का फियर नहीं होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें मेरे पास थी। मैं इसके मतलब यूट्यूब वीडियो बनाने के पहले भी प्रोफेशनली भी वीडियोस क्रिएट कर चुकी थी बायजूस के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड। तो मुझे कोई कैमरा फियर नहीं था। और स्पीकिंग का शुरू से मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन, भाषण प्रतियोगिता वगैरह वगैरह स्टेज पे। तो मुझे बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी रही बात कि ग्रो होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है। मैं अगर एक मेडिकल स्टोर भी खोलूँ तो आई एम नॉट श्योर कि वो चलेगी नहीं चलेगी। मैं समोसे की दुकान खोलूँ, आई एम नॉट श्योर कि वो चलेगी नहीं चलेगी। ये तो फिर आगे जाके पता चलता है कि कुछ चलेगा या नहीं चलेगा। बट हाँ, मेरे जो गुरुजी हैं महाराज जी, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हाँ, तुम ये काम कर सकती हो, ये तुम्हारे हित में है। तो मुझे मेन कॉन्फिडेंस वहाँ से आया था। और बाकी आप लोगों ने सपोर्ट किया तो गाड़ी अभी भी चल रही है। नाउ नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं एक्चुअली जवाब देना चाहती थी, बट मैं थोड़ा रुक रही थी। मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी कि मैं एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाऊं कि मैं आप लोगों को इसका जवाब दे सकूं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या यूट्यूब सैलरी देता है। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं एक्चुअली पता है कि यूट्यूब से इनकम कैसे होती है। और उसी से रिलेटेड एक सवाल था कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में से कहाँ से अर्निंग होती है और कैसे अर्निंग होती है और कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है कंटेंट बनाने के लिए वगैरह वगैरह। ये मुझसे जनरल जो लोग मिलते हैं, मेरे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, वो भी फ्रेंड्स वगैरह भी पूछते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें समझ में आए। पहली चीज़ तो ये है कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को सैलरी नहीं देता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। ठीक है। तो हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमें सैलरी नहीं मिलती है, कोई फिक्स नहीं होता है। हमारे अगर वीडियोस चल गए, वीडियोस में व्यूज अच्छे आ गए और उसमें एड्स भी रन हो गए, तो हमको इनकम होती है। ठीक है। और अगर हमने कंटेंट नहीं बनाया, जैसे मैंने अगस्त में वीडियोस अपलोड नहीं किए, सॉरी, और अगर मैंने अपलोड किए भी, मान लो मैंने 10 कर दिए मगर उसमें व्यूज़ नहीं आए और उसमें एड्स रन नहीं हुए, तो इनकम नहीं होती है। मैं ये यूट्यूब की बात कर रही हूँ। अगर यूट्यूब पे कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर देते हो तो आप उस श्रेणी में आ जाते हो जिसमें आप यूट्यूब से कमा सकते हो। ये एक क्राइटेरिया शुरू हुआ कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4 घंटे वॉच आवर 365 दिन में होना चाहिए। मतलब अगर मैं 15 अगस्त 2026 से वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ तो 2027 तक जो वॉच आ रहे हैं, मान लीजिए कि ये 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो में अगर 10 मिनट की वीडियो को अगर 6 लोग पूरा पूरा देख रहे हैं, यानी कि 60 मिनट हो गया। तो ये हुआ 1 घंटा, ये हो गया 1 वॉच आवर। ऐसे 4000 वॉच आवर कंप्लीट होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो फिर आपको फिर चेक किया जाता है, आप
फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, सब कुछ सही होता है, कोई कॉपीराइट नहीं आया है, कोई म्यूज़िक का कॉपीराइट नहीं आया, आपको ओरिजिनल कंटेंट है, कोई स्ट्राइक नहीं आई है, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। मैं आपको सच बताऊँ कि चैनल मोनेटाइज़ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अब हो गई है, लेकिन मोनेटाइज़ होने के बाद आप अ, उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे नोन हैं, उनका चैनल मोनेटाइज़ है, मगर आज तक उनको इनकम नहीं हुई है, क्योंकि यूट्यूब से अर्न करना बहुत टफ है। व्यूज़ लाना बहुत बहुत टफ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा है कोई तो वो अच्छी कमाई कर रहा होगा। तो यूट्यूब का ये लॉन्ग फॉर्म का था पहले, फिर बाद में आया शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स में क्या था कि 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे 10 मिलियन व्यूज़ होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। मतलब आप अर्निंग करने लगोगे शॉर्ट से, और एक्चुअली शॉर्ट से जो अर्निंग होती है वो ना के बराबर होती है। आप मान के चलो कि बहुत अच्छे 1 मिलियन व्यूज़ में शायद $1, $2 ऐसा ही कुछ है। मैं शॉर्ट्स बनाती नहीं थी, और मैंने अगर बनाया भी तो मुझे पता चल गया था कि इससे अर्निंग नहीं है, तो आई वाज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और मैं शॉर्ट पर्सन हूँ भी नहीं। खैर, तो ये पहले यूट्यूब की पॉलिसी थी, बट आने वाले टाइम पे यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है। जो 4000 वॉच आवर था वो 8000 वॉच आवर हो गया है। इट्स एक्सट्रीमली टफ, बहुत टफ हो गया है। और जो शॉर्ट्स का जो क्वालिफिकेशन था, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो 10 मिलियन से लेकर 20 मिलियन कर दिया। 90 डेज में आपको 20 मिलियन व्यूज़ चाहिए शॉर्ट्स में। सो यूट्यूब इज़ एक्चुअली वेरी टफ। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सोच समझ के क्राइटेरिया के साथ करना। तो मेरे एक्चुअली बहुत सारे नोन फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो थे कलीग्स, अब तो मैं जॉब नहीं करती हूँ। बहुत सारे नोन लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ। एक टीचर है गवर्नमेंट, वो बोल रही है मैं जॉब छोड़ के सोच रही हूँ यूट्यूब कर लेती हूँ। भाई ऐसा मत करो। एक बैंकर मेरी फ्रेंड है, अच्छी खासी 1 लाख के ऊपर सैलरी, शी इज सेइंग कि मुझे अब बैंक जाने का मन नहीं करता, मैं अब जॉब छोड़ के यूट्यूब करूँगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करो आप लोग। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना अगर आपको लेना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम जॉब भी करते रहेंगे और साइड में ये करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब इतना ईज़ी है। पहले यूट्यूब थोड़ा-सा ईज़ी था, अब काफ़ी टफ हो गया है। और मोनेटाइज़ होने के बाद, मोनेटाइज़ मतलब आपकी अर्निंग शुरू होने के बाद अर्निंग लेने में, 10,000 लेने में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये यूट्यूब का हो गया, बट हाँ, ये बात सच है कि यूट्यूब से अर्निंग हो जाती है। बात करते हैं जो मुझे सेकंड प्लेटफ़ॉर्म बेटर लगता है यूट्यूब के बाद, वो है फ़ेसबुक। फ़ेसबुक में भी मोनेटाइज़ेशन का है, मुझे एग्ज़ैक्टली अभी याद नहीं है कि क्या है, उसमें कुछ मिनट्स का है। और सब्सक्राइबर्स का शायद 20,000 फॉलोअर्स है, आई एम नॉट श्योर, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो जो फेसबुक है उसमें अर्निंग का क्या है कि वो पहले तो जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होते थे उनमें अच्छी अर्निंग हो जाती थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि छोटी रील, 2 मिनट 3 मिनट की आप रील बनाओ, और उसमें जब बहुत अच्छे व्यूज़ होंगे, मिलियंस में व्यूज़ होंगे, तब आपको $10 या $8 या $12 ऐसे मिलेगा। मतलब अर्निंग बहुत कम है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत सारी छोटे-छोटे रील्स हैं, आप डेली-डेली अपलोड कर सकते हो और वो वायरल हो जाती हैं, तो ठीक है। इंस्टाग्राम से बेटर है फेसबुक, तो फेसबुक आपको मतलब देगा, अपने जेब से निकाल के देगा, कंटेंट क्रिएटर को देता है। जैसे यूट्यूब देता है, वैसे फेसबुक भी देता है। थर्ड जो और मुझे लगता है कि फेसबुक पे ग्रो करना कंपैरेटिवली इजी है यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। फेसबुक की जो ऑडियंस है वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है। इंस्टाग्राम जो है वो शुरू से एंटरटेनमेंट के लिए था। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप मतलब एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाना चाहते हो, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाना चाहते हो, है ना? जैसे मेरी वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव ही हैं, मेरे से एंटरटेनमेंट नहीं होता। मुद्दे की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, ऐसा-ऐसा। तो मेरे लिए यूट्यूब ही ठीक है। बट इंस्टाग्राम इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। आप अगर नॉलेज दे भी रहे हो तो वो भी एंटरटेनमेंट के साथ दो, तुरंत सट, सट, सट ऐसे दो, शॉर्ट रील वाला हिसाब है। इंस्टाग्राम अपनी तरफ से एक पैसा नहीं देता है।
इंस्टाग्राम पे अर्निंग का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि जैसे सपोज करिए हम लोग गार्डनिंग वाले हैं, अगर उगाऊ वालों को कोई प्रमोशन करवाना है, कोई सेल आ रही है, तो वो हमें डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे कि मैडम एक रील बनवानी है, एक स्टोरी बनवानी है, ऐसा होता है, अप्रोच करते हैं। जैसे इफ़को वाले हैं वो अप्रोच करेंगे, तो उसमें कुछ 5,000 10,000 जो भी है, जितनी भी बैठती है, आपने ले लिया, उन्होंने पे कर दिया, और बस एक यही एक है सोर्स इंस्टाग्राम पे अर्निंग का। और मैं बता दूं कि जो गार्डनिंग क्रिएटर्स हैं, हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। तो यही है, मैंने तो अभी तक इंस्टाग्राम से एक भी कोलैबोरेशन नहीं किया है, इंस्टाग्राम से मेरी कोई भी इनकम नहीं हुई है, फेसबुक से कुछ थोड़ी बहुत हुई है, यूट्यूब से 6 साल से कर रही हूँ मैं। और आई थिंक मेरा 7 मंथ्स में चैनल उस टाइम पे मोनेटाइज हो गया था, उस टाइम पे शॉर्ट्स नहीं आए थे। तो इससे मतलब मेरे मतलब भर की, अपनी काम भर की अर्निंग हो जाती है, जिससे कि मैं अपने शौक गार्डनिंग पूरी कर रही हूँ। एक चीज़ है, जब 2020 के पहले जो यूट्यूब था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था प्लेटफॉर्म। उसमें ये था ना कि बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स थे, आशीष चंचलानी था, प्रेरणा छाबड़ा थी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स थे, गार्डनिंग के भी बहुत अच्छे चैनल्स थे। लेकिन जब से शॉर्ट्स आया है, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और पहले इसका था कि जैसे मुझे कुछ भी सर्च करना है, नॉट इवन मुझे देखना है कि इन्वर्टर कैसे खुलता है, मैंने यूट्यूब पे, हाँ भाई, देखा, इन ऐसे होता है। या मुझे पेचकस से कुछ खोलना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च किया कैसे ओपन करें। यूट्यूब पहले एक इन्फॉर्मेटिव चैनल हुआ करता था, सब लोग बोलते थे हाँ हाँ यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। लेकिन जब से शॉर्ट्स आया है, चीज़ें एक्चुअली में ख़राब हो गई हैं। अभी जो यूट्यूब का नया पॉलिसी आया है, तो आई थिंक कि उसके बाद फिर से यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। मुझे बस ये लगता है कि अगर मैंने यूट्यूब पे किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मुझे सबसे पहले वो दिखना चाहिए। ये इतने जो शॉर्ट्स दिख रहे हैं भरे हुए स्क्रीन में, वो नहीं होने चाहिए। जिनको सब्सक्राइब किया है वो दिखे, और बाद में शॉर्ट्स दिखे, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेट्स मूव टू सम गार्डनिंग क्वेश्चंस। और अभी जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं इस वीडियो में, वो मेनली रोज प्लांट केयर से हैं। तो पहला क्वेश्चन है सुमन जी का, और उन्होंने पूछा है कि चाय की पत्ती का पानी एज अ फर्टिलाइजर डाल सकते हैं क्या। देखिए, चाय की जो पत्ती है वो कोई फर्टिलाइजर का काम नहीं करती है, मतलब उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिससे आपका प्लांट जो है उसमें एनपीके और ये सब पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, जो चाय की पत्ती है उसमें हल्के फुल्के न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, ऑर्गेनिक है। और सेकेंडली, इसमें जो एसिडिटी होती है ना, वो फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप बिल्कुल चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या चाय की पत्ती का पानी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे तो चाय की पत्ती भी ऐसे डाल सकते हो आप, गुड़ाई करके उसके ऊपर आप पानी दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 1 लीटर ग्लास में 2-3 चम्मच आपने चाय की पत्ती डाली, बॉईल किया, छान ली और प्लांट्स में दे दीजिए। लेकिन ये बार बार नहीं करना है, और ये स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही करना है। इसको डालने से क्या होता है कि जो रुकी हुई फ्लावरिंग है वो एक हद तक शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने उठाया है। और वैसे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें चाय की पत्ती, छाछ वगैरह की इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती धोंडा, इतना ही दिख रहा है मुझे नाम, इसलिए मैं इतना ही पढ़ रही हूँ। इन्होंने पूछा है कि रोज प्लांट्स इन लैंड एरिया, व्हाट कैन वी डू टू बुशी एंड फ्लावरिंग। ये पूछती है कि जो गुलाब है वो सीधे ज़मीन में लगा हुआ है, उसको घना और उससे फ्लावरिंग कैसे ले। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और लकली मेरे ग्राउंड, बहुत छोटा सा एरिया है मेरा ग्राउंड का, उसमें भी गुलाब लगा है और देशी गुलाब लगा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुलाब है, अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हो तो वहां पर अच्छी धूप होनी चाहिए। अच्छी धूप इन द सेंस कि कम से कम 3 घंटे की धूप अगर ग्राउंड वाले एरिया पे मिल रही है तो दैट्स गुड। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्राउंड में लगा हुआ है
वो एक बार सेट हो गया ना तो वो खराब नहीं होता है। जनरली जो कंटेनर गार्डनिंग है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गुलाब कभी डाई बैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड में लगा है तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एक चीज़ और है, जो मेरा ग्राउंड में गुलाब लगा हुआ है वो इनॉर्मस लंबा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उस पे बहुत ज़्यादा मुझे छटाई करके उसको शेप देना पड़ता है। लगभग हर 20 दिन में अगर आप गुलाब को काटते रहोगे, शेप देते रहोगे जो ग्राउंड में है, तो ये नीचे से इसकी स्टेम भी मोटी होगी, ये घना भी होगा और ये भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। और अगर आप इनॉर्मस फ्लावरिंग चाहते हैं तो कभी मट्ठा डाल दिया मिट्टी में, या तिल की खल वगैरह, ये सब भी खूब ग्राउंड में डाली जाती है। तिल की खल डाल दी, कभी ग्राउंड नट केक डाल दिया, कभी गाय के गोबर का लिक्विड खाद डाल दिया। आप ये सब डालते रहोगे तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग भी होगी। बट मेन ये है कि टाइम पे पिंचिंग शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब ग्राउंड में है, और बाकी एज सच पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है संध्या 2427 का, दिसंबर में गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं क्या? एक और क्वेश्चन है नीता रमानी 8002 का, क्या मैं हार्ड प्रूनिंग दिसंबर में कर सकती हूँ या फरवरी का वेट करूँ अब? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गुलाब एक्चुअली सर्दी का पौधा है या ये गर्मी का पौधा है, इसकी हार्ड प्रूनिंग कब करनी चाहिए, इसकी हल्की फुल्की पिंचिंग कब करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो देशी गुलाब है, देशी, वो टिपिकली पूरे साल ग्रो करता है। ठीक है, भीषण गर्मी में हो सकता है कि फ्लावरिंग थोड़ी कम कर दे, रोक दे, वैसे ये पूरे साल ग्रो करता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। बट जैसे आप बिगनर हो या आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है या आप नया प्लांट लाए हो, तो फिर वो जो मेनली फ्लावरिंग करते हैं रोज़, वो सर्दी में करते हैं। देशी गुलाब है या इंग्लिश रोज़ है, हाइब्रिड रोज़ है, ये मेनली हमें नर्सरी में सर्दी के मौसम में मिलते हैं। फिर जब ये पुराने होते चले जाते हैं, जैसे मेरे जो गुलाब के हैं 4 साल 5 साल पुराने हैं, तो पूरे पूरे साल फ्लावरिंग कर रहे हैं। बट बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये सर्दी के हैं। अब बात ये आती है कि इनकी हार्ड प्रूनिंग कब करनी चाहिए। तो पहली चीज, हार्ड प्रूनिंग हम करते हैं जब हमारा जो प्लांट है वो 1 साल पुराना हो चुका हो। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर आप पिछली साल 2025 नवंबर दिसंबर में गुलाब लाए थे, तो अब आप अक्टूबर में या नवंबर में, दिवाली के आसपास, है ना, दिवाली के बाद ठंड शुरू हो जाती है, तो आप मान के चलो कि दशहरे से दिवाली के बीच में हार्ड प्रूनिंग गुलाब की बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी जो हार्ड प्रूनिंग होती है गुलाब की, वो होती है फरवरी में। और दिसंबर में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने दिसंबर में करी तो उस समय ठंड भी ज़्यादा होती है। फिर वो फ्लावरिंग कब करेगा, जब आप उसकी ऐसी हार्ड प्रूनिंग कर दोगे। हार्ड प्रूनिंग जब भी की जाती है, मौसम सुहावना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए। तो गुलाब की अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो समय आने वाला है। नेक्स्ट है रेखा माघवंशी जी का। इन्होंने पूछा है अगर गमले छत पर पड़े हैं तो बारिश है तो अंदर रखना चाहिए क्या? डिपेंड करता है कि गमला कौन सा है। अगर मिट्टी का है और खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है तो हो सकता है इसकी मिट्टी विट्टी थोड़ी झड़ सकती है, थोड़ा ये खराब हो सकता है, तो आप इसको अंदर शिफ्ट कर दीजिए। प्लास्टिक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेरेमिक सीमेंट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर कपड़े के ग्रो बैग है तो वो थोड़े से खराब हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर मिट्टी का है तो आप हटा सकते हैं, और वैसे अगर खाली गमले धूप में पड़े हैं तो वो जो प्लास्टिक के गमले हैं वो दिक्कत करते हैं। तो ऐसा ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, मेरे तो ऐसे ही रहते हैं, अंदर जगह कम और बाहर जगह ज़्यादा है, तो सब कुछ बाहर ही रहता है। आपका मन है तो आप कवर कर सकते हैं। मयंक तनवर 99 का सवाल है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन देशी विन का। उनके सारे मतलब 80 प्लांट्स हैं जो सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सदाबहार नहीं चलता है, और इन्होंने मेरी हाइब्रिड विंका वाली वीडियो भी देखी थी। देखिए, इन्होंने सवाल पूछा है देशी सदाबहार का। देशी सदाबहार एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, और मैं उसके बारे में जल्दी जल्दी कुछ कुछ टिप्स देती हूँ।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करिएगा कि देशी सदाबहार को किसी और प्लांट के पॉट में ना लगाएं, क्योंकि होगा क्या कि ये बहुत तेजी से फैलेगा और वो वाले प्लांट की आप गुड़ाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने गलती की थी, हर श्रृंगार में वो लग गया था, मैंने नहीं लगाया था, बीज गिरा वो लग गया, फिर मेरा मन नहीं किया निकालने का। मैंने कहा हर श्रृंगार तो ऊपर ऊपर है, नीचे सदाबहार है। अब जब भी मैं रूट प्रूनिंग वगैरह करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, तो बेचारा ये भी बाहर आ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सदाबहार को अलग पॉट में लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सदाबहार का पॉट है वो कोई बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। लाइक 12 इंच के बहुत बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 8 इंच 10 इंच में लगा सकते हो। और हो सके तो थोड़ा सा चौड़ा पॉट रखिएगा, क्योंकि इसके फ्लावर के बाद इसमें सीड पॉड्स बनते हैं, इसमें बीज बनते हैं, बीज गिरते हैं और अपने ही पॉट में गिरेंगे तो खूब सारे और नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। केयर की बात करूँ तो खुली धूप में रखो आप। बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो नींबू, आम, केला, करेला, गुड़हल, गुलाब सबको प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा बारिश में देशी सदाबहार को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज फुल ऑन धूप, फुल ऑन बारिश कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए एक चीज़ है कि मैं क्या करती रहती हूँ कि इसकी जल्दी जल्दी छटाई करती हूँ। जैसे मैंने गुलाब में बोला ना, देशी जो सदाबहार है बहुत स्वीट सा लंबा होता जाता है, फिर ऊपर जाके पत्तियां। बट ऐसा लंबा लंबा क्यों ही रखना है, इसकी छटाई करते जाइए, छटाई करते जाइए, ये शेप में रहेगा और घना होगा और बढ़िया से ग्रो करेगा। और जब मन करे, जैसे कभी कभी तिल की खल दे दी जिससे फ्लावरिंग अच्छी होती है, बनाना पील दे दिया जिससे फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्लावर केयर दे दिया, कुछ नहीं दे सकते हो अब तो उससे होगा। और पानी बहुत ज़्यादा इसको जल्दी जल्दी नहीं चाहिए। बाकी जो कंपैरेटिवली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको थोड़ा पानी अच्छे से चाहिए होता है, इसको एक बार देके थोड़ा सा मिट्टी सूखने दीजिए, ठीक है। तो देशी सदाबहार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको शेख शरीन 6808, इनका सवाल है कि इनके जो प्लांट्स हैं उनमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि इनकी जो बैल्कनी है उसमें विंटर्स में बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी प्लांट हो, स्पेशली फ्लावरिंग वाला, और इन्होंने गुलाब में पूछा है तो मैं गुलाब को ही कंसीडर करके चलूँगी। गुलाब में चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप नहीं पड़ेगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, जो ग्रो लाइट होती है ना, वो सो कॉल्ड टिपिकल इंडोर प्लांट्स के लिए ही काम करती है। आप सोचो कि तुलसी, गुलाब, इनमें ग्रो लाइट लगा दें विंटर्स में और ये ग्रो करेंगे, ये फ्लावरिंग करेंगे ग्रो लाइट में, तो ऐसा नहीं होता है। खैर, मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वॉइस ऑफ प्लांट के मोस्टली जो बहुत ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है या जो वीडियोस हमारी 1 मिलियन व्यूज़ पहुंच चुकी हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके तो जवाब मैं एक एक करके दूंगी ही। बाकी कुछ भी स्पेशल होता है, लाइक मैं किसी यूट्यूब इवेंट पे जाती हूँ या मैं कहीं घूमने जाती हूँ या मैं गार्डनिंग का कोई व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं इसमें अपलोड करूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो कॉन्टेस्ट है वो अभी चल रहा है, 13 से लेके 31 तक कॉन्टेस्ट है। मैं तो रुपए लगा रही हूँ, है ना। मैं तो फर्टिलाइजर्स खरीद खरीद के आपके लिए ऑर्डर करूँगी। आप उस मौके का फायदा उठाइए। 3 चीजें हैं। पहला ये है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टिप है वॉइस ऑफ प्लांट की जो आपने फॉलो की और आपको फायदा हुआ और आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ। दूसरा, आपको बताना है कि गार्डनिंग करने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा। और तीसरा, आपको इस चैनल यानी कि वॉइस ऑफ सुदीप्ति के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके अपना फेवरेट जो प्लांट है उसकी फोटो शेयर करनी है, अपना नेम, अपनी सिटी लिखनी है और उसी के कमेंट में बताना है कि वॉइस कि ये जो प्लांट है, मतलब जो भी आपका फेवरेट प्लांट है वो आपका फेवरेट क्यों है। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी एक चीज क्वालिफाई नहीं हो रही है तो आपको
क्वालिफाई का मैसेज नहीं आएगा। आपको ये 3 ही चीज़ें फॉलो करनी है, बहुत ही ईज़ी है। सोच समझ के आराम से धैर्य से बैठ के लिखिए, पोस्ट करिए कमेंट एंड क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। प्राइजेस क्या क्या मिलेंगे वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हार्डकोर गार्डनिंग के लवर हैं, प्लांट लवर हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय।